हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई जूनियर का 6 पार्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए हैं, आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें एक बार चैनल पर विज़िट कीजिएगा। और आज हम देखेंगे 6 वाला। ये साइंस का रहेगा केवल, और मैथ का लगाएगा इसका। प्रैक्टिस नंबर 6 देखिए, आपको 41 से लिखा हुआ 1 न्यूटन। जो 1 न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है आपको पता है? F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, तो F इक्वल टू ma हो गया। m की वैल्यू होती है kg में, और a की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड में। सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा इन्वर्स में, तो ये आंसर आएगा आपका ये भी वाला किलोग्राम और इनटू मीटर सेकंड इन्वर्स वाला। ठीक है, सेकंड देखते हैं 42। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो इसमें देखिए आपकी इसमें शक्ति पूछेगी। ठीक है, तो शक्ति पहले निकालते हैं, फिर ऊंचाई निकालेंगे इसकी। तो पी बराबर होता है जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे डब्लू बोलते हैं इसे, कार्य वाला, ये जो काम किया है इसने, और नीचे हो जाएगा टाइम। तो ये डब्लू इक्वल टू हो जाएगा mgh, ठीक है, अपॉन टी। अब यहाँ से हम निकालेंगे, पी की वैल्यू दी गई है, और यहाँ से निकलेगा आपकी एच की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ऊंचाई पूछी गई, तो यहाँ पे एक बार फार्मूला देखते हैं दोबारा से। ये आ जाएगा आपकी एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी टी अपॉन एम जी। ठीक है, पी टी अपॉन एम जी इज इक्वल टू पी टी अपॉन एम जी। अब यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे तो आपकी हो जाएगी इसमें 160 इंटू टी, टाइम दिया गया आपका 20 सेकेंड्स, अपॉन एम की वैल्यू दी गई है आपकी 40 न्यूटन का, और जी दिया गया। तो जी इसमें आपका दिया नहीं गया तो इसमें 10 मान लेंगे, और 9.8 रखेंगे तो पॉइंट में आएगा ज़रा। और 2 ज़ीरो से ये इसका 1 ज़ीरो गया, एक इसका गया, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला, ऊंचाई हो जाएगी 8 मीटर की। नेक्स्ट है उत्प्लावन। बॉयंसी का केंद्र हमेशा होता है, तो उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के समान संपाती होता है। ठीक है, तो ये उत्प्लावन हमेशा केंद्र के विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। यदि उत्प्लावन बल तथा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर होगा तो जो उत्प्लावन बल है वो केंद्र तथा विस्थापित हवा के केंद्र एक दूसरे के संपाती होंगे। जिस द्रव का घनत्व ज़्यादा होता है वह किसी वस्तु पर ज़्यादा उत्प्लावन बल लगाता है। ठीक है, जिसका कम होगा उस पर आपका ज़्यादा उसमें कम लगेगा। अगर उसका घनत्व ज़्यादा है तो आपका उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो जैसे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ पिघलती है, अभी यहाँ पे केल्विन पूछा गया, तो इसमें बस प्लस 273 ऐड करना है, तो यानी कि 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो केल्विन में डिग्री नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जाना, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका 100 में जब 273 ऐड करेंगे तो 373 हो जाएगा केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका हो जाएगा आपका 44 का पहला। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो आपका जो 45 का है, द्वितीय नियम आपको याद है, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। जैसे द्वितीय नियम को आप संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये डी वाले में F इक्वल टू ma बोलते हैं इसे। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो आपको पता होगा आप केंद्रीय बल। ठीक है, ये होती है केंद्रीय बल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्राभिमुख ये वाला बल। तो ये आप केंद्र जो होता है आपके, ये जब आप यहाँ से साइकिल या बाइक जो होती है मुड़ाते हैं तो ये आपका केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, और ये जड़त्वीय बल है, और वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता है।
ठीक है, और इसी अपकेंद्रण के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। नेक्स्ट है 47 नंबर देखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पे एक बार विजिट कीजिएगा। और आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। 47 नंबर देखिए, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे बोलते हैं, तो ये आपका होता है हिमांक बिंदु। तरल अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाएगा तो उसका फ्रीज़ करेंगे ना उसे, जैसे आपने पानी लिया उसको जब फ्रीज़ करेंगे तो वो आपका ठोस अवस्था में चला जाएगा, इसे हिमांक बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका हो जाएगा ये ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो ध्वनि का वेग होता है आवृत्ति और दाब दोनों से प्रभावित नहीं होता है, जबकि ताप आर्द्रता से ये प्रभावित होता है। और किसी माध्यम में जैसे ध्वनि 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसे माध्यम में ध्वनि का वेग बोलते हैं। और ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, जैसे अनुदैर्घ्य तरंग है, और प्रकाश आपका अनुप्रस्थ में आता है, ठीक है, और ये आपका ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य होती है। और इसमें क्या होती है, निर्वात में ध्वनि की संचरण नहीं हो सकता है, इसीलिए आपके जो अंतरिक्ष में होते हैं तो वहाँ पे आप सुन नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। और वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, आपने बता ही दिया हमने आपको, ठीक है। और ध्वनि की अधिकतम चाल कहाँ पर होती है, तो आपकी ठोसों में होगी, सबसे कम कहाँ होगी, नगण्य जहाँ होगी तो वो निर्वात में होगी। नेक्स्ट है 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किससे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? तो आपका ये हो जाएगा तारों का टिमटिमाना नहीं समझा सकते, ये आपका प्रकीर्णन नहीं, ये आपका अपवर्तन में होता है, ठीक है, अपवर्तन की घटना होती है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब बाकी क्या है, ये सभी प्रकीर्णन, जैसे सूर्य के समय सूर्य का लाल होना, और खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करना, और आसमान का जो नीला रंग है वो भी, ये आपके प्रकीर्णन के उदाहरण है। नेक्स्ट है 50 नंबर, विद्युत परिबंध में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका ये होता है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है बैटरी का यूज़, ठीक है, और इसे ईएमएफ विद्युत भाग बल भी बोलते हैं, जो विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में, उसे ईएमएफ बोलते हैं, उसके प्रभाव को। नेक्स्ट है 51 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें नया पदार्थ बनेगा, तो मक्खन का खट्टा होना, ठीक है, और CO2 से सूखी बर्फ़ का बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, तो ये सारे क्या हैं आपके फिजिकल्स हैं, भौतिक परिवर्तन है। बाकी ये मक्खन का खट्टा होना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, एक नया पदार्थ बनता है और जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 52 नंबर है, NaCl और NaH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका ये आपका अमोनियम क्लोराइड है और ये आपका नमक है, तो इसे जब आप करेंगे ना तो ये उर्ध्वपातन विधि होती है, सब्लिमेशन वाली, ठीक है, तो इसमें जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो उर्ध्वपातित हो जाएगा, बाकी NaCl बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो 53 का हो जाएगा आपका, ये हेनरी बैकरल इन्होंने किया था। और रेडियो एक्टिव तत्व जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ठीक है, और पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के बाद ये रेडियो एक्टिव तत्व एक रेडियम की खोज हुई थी, ठीक है, जो आपने देखे होंगे रोड लाइट पे लगे होते हैं रेडियम, वो चमकते हैं। नेक्स्ट है ये आपका हेनरी बैकरल होगा। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये शायद पिछले सेट में आया भी था, तो ये आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। नेक्स्ट है 54 और ये आपकी गंधक अम्ल का प्रयोग किया था इसमें, ठीक है। अष्टक नियम जो दिया था किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका याद होगा इसमें 55 का, ये न्यूलैंड्स बोलते हैं, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का नियम था ये, और इसे अष्टक नियम इसलिए बोलते थे, पहला तत्व और लास्ट का जो तत्व था तो इनके बीच की समानताएं होती थी, उनके गुणधर्म बराबर होते थे, तो इसलिए इसे अष्टक का नियम बोला गया था। ऑक्सीजन के अणु में, तो 56 नंबर है, ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है, एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, O2 लिखते हैं ना, O, तो ये डबल इसमें बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर देखते हैं,
रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपको बोलते हैं वल्कनाइजेशन बोलते हैं, वल्कनाइजेशन। ठीक है, वल्कनीकरण ये हिंदी में बोलते हैं। और ये रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें क्या बोलते हैं, गंधक या इसी प्रकार को कोई अन्य पदार्थ लेते हैं, रबड़ से संबंधित बॉलों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। जैसे टायर या जूते के जो होते हैं आपके हॉज पाइप या हॉकी बनाने वाले सामान, ये सभी वल्कनाइजेशन के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो ये काफ़ी पूछा था, सोडियम है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये अभिक्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित होती है, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देती है तथा जल के साथ क्रिया करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है और हाइड्रोजन निकाल देती है, इसीलिए मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो आपका 59 नंबर हो जाएगा आपका, ये एल्यूमिनियम है। ये आपकी ये ठंडे और ना ही गर्म जल से, दोनों से नहीं करती है क्रिया। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये इसमें एक परत बनी होती है, सतह होती है, यही कारण है कि एल्यूमिनियम जल के साथ क्रिया नहीं करता है। Al2O3 बोलते हैं, Al2O3, ये रक्षात्मक सतह होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पीवीसी का पूर्ण रूप जो है तो आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी। ये आपका पीवीसी जो होता है इसका वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होता है। इसका उपयोग आप जैसे बिजली के तार में होता है और फिल्म या जो सीटें वगैरह होती हैं कवर का, उसमें ये होता है पीवीसी, और अच्छा होता है, ये टिकाऊ होता है। 61 नंबर देखते हैं, 61 नंबर है, मानवों में आहार नल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है? तो आपको पता हो ये मलद्वार होता है, एनएस बोलते हैं इसे। ठीक है, ये आपके बड़ी आंत के बाहर का हिस्सा होता है, बाद का हिस्सा, और इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। सॉरी, मनुष्य की जो पूरी आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है, इसकी जो छोटी आंत की होती है 20 फीट होती है। नेक्स्ट है, छोटी आंत होती है लेकिन सबसे बड़ी होती है, और बड़ी आंत वो छोटी होती है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो 62 का हो जाएगा आपका, पेप्सिन होता है। प्रोटीन को ये पेप्टाइड में चेंज कर देता है और ये आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, और ये जाइमोजन के पेट में मुख्य कोशिकाओं को रिलीज़ करता है, ये एक एंजाइम जो है ये वाला, आपके ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है 63 नंबर है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच, ये आपका 63 का, ये काफ़ी पूछा जाता है, 5.5 से अगर नीचे चला जाएगा तो ये आपके दांतों का वो चलन होने लगता है। एनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, तो वो आपका झड़ने लगता है, और दांतों में जो होता है बैक्टीरिया होते हैं भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दोनों में सड़न होने लगता है इसमें। 64 नंबर है, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, आपने देखा होगा अंगूठे पे लगाया जाता है या उंगली पे लगाया जाता है आपके, तो आपकी ये O2 आपका कंसंट्रेशन कितना है तो वो बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए यूरिनोमीटर जो होता है, यूरिनोमीटर, ये आपके टॉयलेट जो होती है उसे ये आपका देखता है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है आपका, तो ये आपका होता है प्रकाशन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित फोटॉन की संख्या को मापता है। और हीमोग्लोबिन मीटर ये आपका खून की पता लगाता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी महाधमनी। ठीक है, ये ऑर्टा बोलते हैं इसे, ऑर्टा। और जैसे उसमें सिरा में आपका महासिरा होती है, तो ये ऑर्टा जो होती है ये सबसे बड़ी होती है, मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निले में होती है, आरंभ होती है, और जिसमें ऑक्सीजन युक्त, इसमें ऑक्सीजन का ब्लड आता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त। 66 नंबर है, विश्रामावस्था में वह वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो ये आपका ये हो जाएगा 15 से 18 बार, मतलब मैक्सिमम 18 बार होता है, तो आपको देखिएगा 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो वाला टिक कीजिएगा। 67 नंबर है, आपका पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो आपका हो जाएगा 67 का,
ये हो जाएगा अस्थिबंध होता है, ठीक है। ये पेशी तंत्र का कौन सा भाग, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये हड्डी को हड्डी जोड़ेगा, ये हो जाएगा आपका अस्थिबंध। ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। एक संयोजी ऊतक है, जैसे आपका टेंडन है, टेंडन भी एक संयोजी ऊतक है। ये आपका मांसपेशियों को जोड़ता है, मांसपेशियों से। एक मांसपेशी होती है, एक हड्डी होती है। और ये जो अस्थिबंध होता है, इसे लिगामेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, बोन को बोन से। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये आपको पता होगी, जांघ की हड्डी सबसे लंबी। और सबसे छोटी आपकी कान की हड्डी है, स्टेपीज बोलते हैं इसे। और ये जांघ की हड्डी, इसे फीमर बोलते हैं, ठीक है। 68 का ये हो जाएगा डी नंबर। और दांत का सबसे कठोर भाग जो होता है, इनेमल होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो 69 का हो जाएगा। देखिए, लार ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं थी। अधिवृक्क और पीयूष और थायराइड, ये सारी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर, देखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका हो जाएगा ये स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या होता है, मसूड़े आपके सूज जाते हैं, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो स्कर्बिक एसिड होता है। और इसमें आपको खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे संतरा, नींबू, ये सारे अचार वगैरह, आंवला, टमाटर, ये सारे। नेक्स्ट है वाट्स के कारण होता है, तो वाट्स के कारण क्या होता है, ये विषाणु के कारण होता है वाट्स। और ये एक वाट्स के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, HPV होता है, ये जिम्मेदार होता है। इस रोग में त्वचा पर मांसल और मटर के दाने का आकार का बम्प उभर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाइयों को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है, तो 72 का है ये हैजा। तो हैजा का जो होता है विब्रियो कॉलरी होता है, नामक जीवाणु से होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोजन के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो आपका देखिएगा, इसमें होती है आपकी ऑक्सीजन की यात्रा आवश्यकता होती है मानव कोशिकाओं में। नेक्स्ट है 74 नंबर, मनुष्यों में संतान का लिंग जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये आपका होता है पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। पिता में XY होता है, माता में X और X होता है। तो ये जो Y होता है ना, ये आपका निर्धारित करता है। अगर ये X से जाएगा तो ये लड़का होगा, और ये Y से जाएगा, ये वाला X से जाएगा अगर, तो ये लड़की होगी, ठीक है। तो इसी के निर्धारण पर होता है। निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है, तो 75 का हो जाएगा आपका मत्स्य में, यानी मछली में, ठीक है। और ये आपका होता है मछली का रक्त एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य वर्ग के जो प्राणी होते हैं, जैसे आपके कैक्टस वगैरह हो गया, सॉरी कैटफिश होती है, गोल्ड फिश होती है, शार्क होती है, व्हेल होती है, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है, तो ये होता है आपका बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा 76 का 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा नहीं है, तो ये बड़ा संघ है थैलोफाइटा, ये 77 का हो जाएगा। जैसे ये यूलोथ्रिक्स है आपका, कारा है, उल्वा है आपका, फ्यूनेरिया आपका नहीं है, ठीक है। और ये आपका इसके अंदर और भी आते हैं, जैसे कारा स्पायरोगिला होता है, क्लेडिफोरा होता है, ठीक है। थैलोफाइटा के अंदर आपके कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं सारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, तो 78 का हो जाएगा आपका जिंकगो बाइलोबा, ठीक है। जिंकगो बाइलोबा है आपका, ये जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है और सबसे पुराना जीवित पेड़ है। और इसमें क्योंकि इसमें वर्तमान में प्रजातियाँ पिछले 51 मिलियन वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। नेक्स्ट है 79 नंबर, कुछ पौधों में तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधे के इस गोंद का उपयोग क्या है, तो 79 का देखिएगा, ये चया उपापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है, चयापचय का, तो देखिएगा
नेक्स्ट है 80 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, उत्पादों को लाया जाता है फ्लोएम। और जो आपका होता है जाइलम होता है, ये जल का संवहन करता है। ये फ्लोएम आपके जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संवहन करता है। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस हो गए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इसमें अभी नए जो प्रैक्टिस सेट्स आएंगे री एग्ज़ाम वाले, वो भी करा देंगे। तब तक के लिए आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन ये भी अच्छे हैं किरण पब्लिकेशन का। तो ये सारे NCERT बेस्ड हैं। धन्यवाद।